यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। सीए इंटरमीडिएट जिनके भी एग्जाम्स जनवरी 25 में हैं भाइयों, आपके लिए पूरा फास्ट ट्रैक पे जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आई होप जो भी चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आती है या उनको अगर आपको रिवाइज करना है, आई होप वो लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहे होंगे। एंड हमने हर चैप्टर के जो क्वेश्चंस के लेक्चर थे वो भी डेली बेस पे अपलोड कर रहे हैं, शायद वो भी आपको मिल रहे होंगे रेगुलर बेस पे, एंड उसका भी आप बेनिफिट ले रहे होंगे। और बच्चों, ये जो फास्ट ट्रैक बुक्स है जिसके अंदर रिबूट समरी बुक, जीएसटी रिबूट, क्वेश्चनर बुक एंड एक्सप्रेस चार्ट बुक, ये बुक्स अगर आपने ढंग से रिवाइज कर लिया तो कार्यक्रम सेट है पूरा जीएसटी का। तो ये फास्टैग बुक्स भी आप चाहे तो ले सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। ओके, अब सर ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 25 एग्जाम्स। ये है वो अमेंडमेंट्स जो एप्लीकेबल है जनवरी 25 एग्जाम्स के लिए। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मई 25 एग्जाम दिया था या जिन भी स्टूडेंट्स ने सितंबर 25 एग्जाम दिया था, या अब जो बच्चे जो जनवरी 25 एग्जाम दे रहे हैं बच्चों, उन सब के लिए ये लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर जो भी नए सर्कुलर्स एप्लीकेबल हुए आपके सिलेबस के लिए आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैंने अमेंडमेंट नोट्स की ये फाइल ओपन करी हुई है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है सर, लगभग 6 सर्कुलर्स है जो हमको पढ़ना है बेटा। क्लियर, नथिंग मोर देन दैट। ओके, आराम से हो जाएंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लॉ के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, दीज आर मियर क्लेरिफिकेशंस बाय द डिपार्टमेंट। पर एट द सेम टाइम एज फार एज एग्जामिनेशंस आर कंसर्न, ये सर्कुलर मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, आपके लिए एक बात और, जिनकी भी एग्जाम्स जनवरी 25 में है बच्चों, आपके लिए एज पर द पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑल अमेंडमेंट्स विच आर मेड इफेक्टिव टिल 30th June 2024 आर एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम्स। तो जिनकी भी एग्जाम्स जनवरी 25 में है उन सब के लिए ये अमेंडमेंट्स जो भी एप्लीकेबल होगा 30 जून 2024 तक आर रिलेवेंट। ओके, अब जिन भी बच्चों ने लेक्चर्स लिए थे, भले वो लेक्चर्स लिए थे आपने मई 2024 एग्जाम्स के लिए, या आपने लेक्चर्स लिए थे नवंबर 24 एग्जाम जो शिफ्ट हो गए अभी जनवरी 25 हो गए बेटा। ओके, उन सब बच्चों के लिए ये लेक्चर इज रिलेवेंट। जिन्होंने भी लेक्चर्स लिए थे, आई रिपीट, जिन्होंने भी लेक्चर्स लिए थे, भले फेस टू फेस क्लास में लिए थे या वीडियो क्लासेस के थ्रू लिए थे, ऑनलाइन मोड में लिया था या गूगल ड्राइव पेन ड्राइव लिया था, उन सब के लिए दिस लेक्चर ऑफ अमेंडमेंट इज रिलेवेंट, क्योंकि ये वो अमेंडमेंट्स है जो बाद में एप्लीकेबल हुए आपके एग्जाम्स के लिए, और वो सर्कुलर जो इंस्टीट्यूट ने आपके लिए एडिशनल दिए। ओके, अच्छा, जो मैं इस लेक्चर के अंदर पढ़ा रहा हूँ इसके अलावा कोई और अमेंडमेंट आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो आई रिपीट, वापस से बोल रहा हूँ बच्चों, ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए। एंड जिन्होंने भी लेक्चर्स लिए थे मई 24 एग्जाम्स के लिए या नवंबर 24 एग्जाम जो बाद में हो गया क्या जनवरी 25 एग्जाम, उन सब के लिए, या जिन्होंने भी सितंबर 24 एग्जाम के लिए लेक्चर लिए थे, उन सब के लिए लेक्चर रिलेवेंट है। आपने अगर फेस टू फेस क्लास भी करी थी तो भी आपके लिए लेक्चर इज रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट होगा। आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं वो अमेंडमेंट्स सर जो आपके लिए एप्लीकेबल है। अच्छा हाँ, फर्दर पढ़ने से पहले सर ये नोट्स हमको अमेंडमेंट के कहाँ मिलेंगे? तो मैंने आपके लिए नोट्स अलग से पीडीएफ फाइल अमेंडमेंट्स के लिए सेपरेट निकाल के अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी डाल दिया मैंने। प्लस यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा अपनी वेबसाइट ymconcept.com, वहाँ के फ्री रिसोर्सेज पे जाके आपको सीए इंटरमीडिएट के लिए अमेंडमेंट नोट्स रिलेवेंट फॉर जनवरी 25 एग्जाम्स, वहाँ पे भी ये मिल जाएगा। ओके, ymconcept.com पे फ्री रिसोर्सेज में जाके आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बेटा। ओके, आइए बच्चों, और हाँ एक बात और, जिन भी स्टूडेंट्स को जनवरी 25 एग्जाम देना है, भले उन्होंने लेक्चर्स मेरे से लिए नहीं लिए या किसी से भी लेक्चर लिए, सर कोई फर्क नहीं पड़ता है, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट ये लेक्चर सब तक पहुंच जाए और सारे बच्चे पढ़ ले, क्योंकि मुझे लगता है इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए। आइए बच्चों, सबसे पहला सर्कुलर टाइम ऑफ सप्लाई को लेकर टाइम ऑफ सप्लाई आपने और हमने पढ़ा है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा, सर्कुलर्स आर मियर क्लेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट, दीज आर नॉट न्यू लॉज। ओके सर, सबसे पहली बात, आओ बच्चों माहौल के साथ पढ़ते हैं क्या। सर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, पहले बताओ मुझे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होती है बच्चों? आपने पढ़ा हुआ है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब एनी सर्विस विच इज प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली और कॉन्करेंटली और रिकरेंटली फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ इज कॉल्ड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब अगर कोई सर्विस कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो इनवॉइस कब इशू करना पड़ता है बेटा उसमें? सर अगर ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फिक्स है तो ड्यू डेट या उससे पहले पहले उतने अमाउंट का आपको इनवॉइस इशू करना पड़ता है। सेकंड, अगर ड्यू डेट फिक्स नहीं है पर कोई एक इवेंट फिक्स है जिसके होने पर रेसिपिएंट पर लायबिलिटी आती है फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, तो उस दिन उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है।
उस दिन या उससे पहले। और अगर ना कोई ऐसा इवेंट फिक्स है जिस पर रेसिपिएंट की लायबिलिटी फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, ना ही ऐसा कोई ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स है, तो ऐसे केस में जब जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करता है तब तब उतने उतना अमाउंट का इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा सर सप्लायर को बेटा। हाँ है ना भाई? तो ये प्रोविजन कहता है टाइम ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग। सर अब ये तो बोल दे क्या इनवॉइस कब इशू करना है, अब टाइम ऑफ सप्लाई का बता बेटा। अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और अगर इनवॉइस आपने टाइमली इशू नहीं किया तो जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस के केस में क्या होता है, जब वो इवेंट कंप्लीट हुआ या जब पेमेंट का ड्यू डेट आया वो दिन, या एक्चुअल रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उस दिन इसको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। हाँ है ना भाई? तो ये मैंने आपको प्रोविजन रिपीट कराया रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस क्या होता है और इनवॉइस कब इशू करना पड़ता है। अब एक प्रैक्टिकल केस आपके सामने लाता हूं बच्चों। सर जब हाईवेज बनते हैं, रोड बनती है बेटा, सर वहां पे क्या होता है, आजकल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बूट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर रोड कॉन्ट्रैक्टर को हमने रोड बनाने के लिए दे दिया, रोड बनाना भी उसको ही है, मेंटेन भी उसको ही करना है, ऑपरेट भी उसको ही करना है। एंड सर जितना भी कलेक्शन वो करेगा टोल के थ्रू, टोल प्लाजा उसको दे दिया जाएगा बेटा, टोल से के थ्रू जितना भी कलेक्शन वो करेगा उससे उसका रिकवरी होगा कॉस्ट का, प्लस कुछ अमाउंट गवर्नमेंट उसको देता है बेटा, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको अमाउंट कंसिडरेशन की फॉर्म में देता है। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दीज आर स्प्रेड ओवर 10-15 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन एरिया टू एरिया। सर मतलब मोर देन 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट बेटा, ये 10-15 साल चलने वाले बेटा ये तो ऐसे केस में दीज आर कॉल्ड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो, दिस इज द क्वेश्चन। आइए अब हेडिंग पढ़ना बेटा इसकी। अच्छा हेडिंग हीरा, क्लेरिफिकेशन ऑन टाइम ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस देयर ऑफ द नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप नेशनल हाईवे की रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, NHAI ने आपको प्रोजेक्ट दिया बेटा इन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, इन हाइब्रिड एन्युटी मोड ऑफ मॉडल। सर अब ये क्या होता है बच्चों, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखिए ये तो केवल हेडिंग है बेटा, इशू पढ़िए बेटा। अंडर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द कंसेशनायर, कंसेशनायर मतलब जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, हैज टू कंस्ट्रक्ट द न्यू रोड and provide operation and maintenance of the same, which is generally spread over 15 to 17 years, and the payment for the same is spread over the years। सर 15-17 साल एक कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, रोड बनानी भी, रोड को मेंटेन भी करना है, और इसका पेमेंट जो है वो भी स्प्रेड ओवर द ईयर्स है बेटा। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन द सेड सर्विसेज अंडर HAM मॉडल। ओके HAM मतलब हाइब्रिड एन्युटी मोड ऑफ मॉडल बेटा। अब इसके अंदर क्या होगा बच्चों, सिंपल कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देखिए कि सर मान लो NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से यशवंत मंगल एंड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया रोड बनाने का बेटा, क्लियर। अब सर रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्टर कौन, यशवंत मंगल एंड कंपनी, सर्विस प्रोवाइडर कौन, यशवंत मंगल एंड कंपनी, सर्विस रेसिपिएंट कौन, NHAI। अब सर इट इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट NHAI YM एंड कंपनी को पेमेंट करने के लिए लायबल कब है, क्या कोई इवेंट फिक्स है या कोई पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स है। अगर इवेंट फिक्स है तो वो इवेंट जिस दिन होगा, जिस दिन रेसिपिएंट पे लायबिलिटी आएगी फॉर मेकिंग पेमेंट टू YMN कंपनी, उस दिन उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। टाइमली बिल इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। पढ़िए, अंडर द HAM मॉडल ऑफ कंसेशन एग्रीमेंट द हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर अंडर डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। मतलब हाईवे का डिजाइन भी इनको करना है, कंस्ट्रक्शन भी इनको करना है, ऑपरेट भी इनको करना है, और सर 15-17 साल बाद इनकी जब कॉस्ट की पूरी रिकवरी हो जाएगी उसके बाद ये रोड को ट्रांसफर कर देंगे इसको, गवर्नमेंट को बेटा, NHAI को। तो सर इसको बोलते हैं DBOT कॉन्ट्रैक्ट, डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। आप रोड डिजाइन करिए, बनाइए, उसको ऑपरेट करिए और उसके बाद ट्रांसफर कर दीजिए। वेयर इन, जहां पर कंसेशनर मतलब YMN कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज एज वेल एज द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ दी हाईवेज। रोड बनाना भी है और उसको ऑपरेट भी करना है, मेंटेन भी करना है साहब। दी पेमेंट टर्म्स फॉर द कंस्ट्रक्शन पोर्शन एज वेल एज ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट मेंटेनेंस पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट बिटवीन NHAI एंड कंसेशनर। सर पेमेंट टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइन होते हैं कि इस डेट पे पेमेंट किया जाएगा या इस इवेंट के होने पे पेमेंट होगा।
HAM कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाईवे. वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, रोड बनानी भी है और उसको मेंटेन भी करना है साहब. द पेमेंट टर्म्स आर स्टेगर्ड दैट द कंसेशनर इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाईवे एज वेल. केवल रोड बनाना नहीं है साहब, उसको मेंटेन भी करना है, रिपेयरिंग भी करनी है आपको साहब. इसीलिए द कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी लुक्ड एट दी होलिस्टिकली बेस्ड ऑन services to be performed by the concessionaire and cannot be artificially split into two separate contract. सर कॉन्ट्रैक्ट को एज अ होल देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन भी करना है, रिपेयर मेंटेनेंस भी करना है. इसको दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अलग, रिपेयर मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट अलग, ऐसा आप नहीं कर सकते. क्लियर सर? क्योंकि इसमें पेमेंट टर्म्स भी उस अकॉर्डिंग ही डिफाइन होते हैं. द कंसेशनर इज बाउंड कॉन्ट्रैक्चुअली टू कंप्लीट नॉट ओनली द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे बट ऑल्सो टू ऑपरेट एंड मेंटेन द सेम. उसको केवल रोड बनानी नहीं है, उसको ऑपरेट और मेंटेन भी करना है साहब. 15 साल तक रखना भी रोड को. सर कहीं खड्डे हो रहे हैं, कहीं रोड टूट रही है, उन सबको मेंटेन भी करना है, रिपेयरिंग भी करना है साहब. इन HAM कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल बोलते हैं, नया कंस्ट्रक्शन भी करना है, रिपेयरिंग भी करना है साहब. इन HAM कॉन्ट्रैक्ट मतलब इससे समझ में आ गया कि भाई कंस्ट्रक्शन अलग नहीं है, रिपेयर मेंटेनेंस अलग नहीं है, दोनों एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों ही सेम सर्विस में आएगा, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. नाउ इन HAM कॉन्ट्रैक्ट the payment is made spread over the contract period in installments. पेमेंट कैसे करते हो बेटा आप? इंस्टॉलमेंट में करते हो, एंड पेमेंट फॉर ईच इंस्टॉलमेंट इज टू बी मेड आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड्स और ऑन कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट. मतलब एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या तो NHAI बोल देगा कि मैं इस दिन को आपको इतना इतना पेमेंट करूंगा, या फिर वो बोल देगा क्या इतना पोर्शन रोड बना दोगे तो पेमेंट करूंगा, ये काम कर दोगे तो पेमेंट करूंगा. मतलब या तो इंस्टॉलमेंट जो आपको मिलेगी आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड मिलेगी, एक पर्टिकुलर टाइम पर हो जाएगा, पेमेंट ले लेना साहब, या फिर ऑन कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है साहब. द सेम अपीयर्स टू बी कवर्ड अंडर द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2 क्लोज 33 ऑफ द CGST एक्ट. मतलब सिंस ये कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड है जो मोर देन 3 मंथ का है, इसलिए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा. अकॉर्डिंगली अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा बेटा? द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर HAM कॉन्ट्रैक्ट, सिंस ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया बेटा, including construction and operation and maintenance contract, should be the date of issue of invoice or the date of receipt of payment, whichever is earlier. If invoice is issued on or before the specified date of payment, yeah, date of completion of the event specified in the contract as applicable. मतलब अगर आपका पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स है तो उससे पहले इनवॉइस इश्यू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट whichever is earlier. पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स नहीं है पर इवेंट फिक्स है कि इसके होने पे पेमेंट की लायबिलिटी आएगी, रेसिपिएंट पे करेगा, तो वो इवेंट जब कंप्लीट होगा उस दिन या उससे पहले आपको पेमेंट, आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा. क्लियर? अगर आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट whichever is earlier is the time of supply. But however, in cases where invoice is not issued on or before the specified date or the date of completion of the event specified in the contract as per clause number B or of section number 13 subsection 2, मतलब अगर आपने इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं किया तो टाइम ऑफ सप्लाई शुड बी द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, दैट इज ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट whichever is earlier. तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? अगर आपने इनवॉइस टाइमली इश्यू कर दिया होता तो द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट whichever is earlier is the time of supply. और अगर आपने टाइमली बिल इश्यू नहीं किया तो जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 30 दिन का वक्त नहीं मिलता बेटा सर्विसेज में, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस में, तो इनवॉइस कब इश्यू हो जाना चाहिए था बेटा? जब पेमेंट का ड्यू डेट आएगा उस दिन, या जब वो इवेंट कंप्लीट होता उस दिन. क्लियर? आपको इनवॉइस इश्यू कर देना था तो वो दिन, या रिसीट ऑफ पेमेंट whichever is earlier is the time of supply. Clear? Done. It is also clarified that as the installments or annuity payable by NHAI to concessionaire also include some interest portion. भाइयों, सिंस वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहा है, काम तो आप आज पूरा कर रहे हो, तो सर आपको पता है अगर सप्लायर ओवर एंड अबव द प्राइस कस्टमर से इंटरेस्ट भी रिकवरी करता तो इंटरेस्ट भी वैल्यू का पार्ट बनता है और इंटरेस्ट पे भी GST लगेगा. क्लियर? The amount of such interest shall also be includable in the taxable value for the purpose of payment of tax on the said annuity or installment in view of section number 15(2)(d) of the CGST Act. वैल्यूएशन में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कस्टमर से आपने ओवर एंड अबव द प्राइस इंटरेस्ट भी रिकवरी किया तो इंटरेस्ट भी वैल्यू का पार्ट बनेगा. क्लियर? समझे मेरी बात? और इंटरेस्ट पे भी GST पे करना है. तो कुल मिला के ये सर्कुलर खत्म हो गया. अब इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है बेटा कि NHAI से जो रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसमें रोड कंस्ट्रक्शन भी करना है आपको और रिपेयर मेंटेनेंस भी करना है. तो ये इस तरह के जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस होते हैं बेटा, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? दिस वाज द क्वेश्चन. पहली बात तो ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, मोर देन 3 मंथ के लिए सर्विसेज थी. इट इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, इसलिए
टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा इसमें कि अगर आपने ड्यू डेट या उससे पहले पहले इनवॉइस इश्यू कर दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर आपने टाइमली बिल इश्यू नहीं किया तो जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था, मतलब जब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आएगा वो दिन, या रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर किसी इवेंट के होने पे रेसिपिएंट की लायबिलिटी आती थी पेमेंट करने की, तो वो इवेंट जिस दिन कंप्लीट हुआ है उस दिन या उससे पहले अगर आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। नहीं तो जिस दिन वो इवेंट हुआ है when the recipient becomes liable to make payment to the supplier, वो दिन या receipt of payment whichever is earlier is the time of supply। और अगर आपने कस्टमर से ओवर एंड अबव द प्राइस इंटरेस्ट भी रिकवरी किया, क्योंकि यहाँ पेमेंट इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, तो अगर आपने इंटरेस्ट भी रिकवरी किया तो इंटरेस्ट भी वैल्यू का पार्ट बन जाएगा, और जब जब वो इंटरेस्ट आएगा तब आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? डन सरकार, ये सर्कुलर खत्म होता है। अब आपने अगर देखा होगा तो ये टफ नहीं है बच्चों। हाँ, हमने कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस को रिवाइज कराया, उसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है उसको रिवाइज किया, फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को समझा और इसमें इंप्लीमेंट कर दिया, इसको अप्लाई कर दिया प्रोविजन को, नथिंग एल्स। ओके डन। आइए बच्चों, सर अब हम आगे कहाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 4। पहले मैं रिवाइज कराता हूँ फिर सर्कुलर समझाऊंगा क्या होता है बेटा। भाई वो सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 4 क्या बोलता है? टाइम लिमिट टू अवेल द क्रेडिट। कितने टाइम में आप क्रेडिट ले सकते हो? जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट था, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न तक आप क्रेडिट ले सकते हो, उसके बाद क्रेडिट नहीं ले पाओगे। ठीक है मालिक, अब बात समझने की कोशिश करना। मान लो कोई बिल था 14 Feb 2024 का बेटा, दिस इज द डेट ऑफ इनवॉइस। 14 फरवरी याद आ रही है ना बेटा आपको? हाँ, दिस इज द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। इस बिल का अगर क्रेडिट लेना है रेसिपिएंट को, कब तक ले सकता है बेटा मैक्सिमम? 30 नवंबर 2024, और एनुअल रिटर्न जो फाइल किया होगा इस ईयर का, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक आप क्रेडिट ले सकते हो बेटा। हाँ है ना भाई? ओके डन। चलिए मान लो आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया था कब? 15 दिसंबर को बेटा। अब 15 दिसंबर को फाइल किया तो 15 दिसंबर और 30 नवंबर व्हिचएवर इज अर्लियर, 30 नवंबर इज अर्लियर, तो 30 नवंबर 24 के बाद आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर कोई इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर 2023 का था तो उसका क्रेडिट इस डेट के बाद में नहीं मिलेगा। डन। ये मैंने आपको सेक्शन रिवाइज कराया जो हमने पढ़ा रखा है बेटा ऑलरेडी। अब एक प्रैक्टिकल केस आया बच्चों। क्या केस आया बात समझना। मान लो मैंने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी आउट ऑफ इंडिया से फॉर माय बिजनेस पर्पज। क्लियर? अब मैंने आउट ऑफ इंडिया से कोई सर्विसेज अगर इंपोर्ट करी, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे क्या लगता है? जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, अब सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी लगेगा। अब आपको पता है कि अगर मैंने कोई ऐसी इनवर्ट सप्लाई ली है जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी रेसिपिएंट को पे करना है, सर अब मैं रिवर्स चार्ज का टैक्स पे करूंगा और उसका मेरे को आईटीसी भी मिलता है अगर मैं एलिजिबल हूं तो बेटा। क्लियर? मान लो वो सर्विस ऐसी थी जो मेरे बिजनेस में काम आती थी, आई एम एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑल्सो बेटा। ओके, पर अगर रेसिपिएंट को आईटीसी लेना है तो वो याद है, सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब हुआ क्या भाई साहब? सर मैंने अपने रिलेटेड पर्सन से, समझना बात को ध्यान से, मैंने अपने रिलेटेड पर्सन से जो आउट ऑफ इंडिया था उससे मैंने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ माय बिजनेस ऑल्दो इट वाज विदाउट कंसिडरेशन। एक एग्जांपल दे रहा मैं आपको बेटा, तो आपको पता है शेड्यूल 1 में हमने पढ़ा है क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई के स्कोप में आता है। ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन जीएसटी लगता है, और खास बात जो रेसिपिएंट है उसको टैक्स पे करना पड़ता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, और सप्लायर सिंस आउट ऑफ इंडिया है वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो खुद पे इनवॉइस इश्यू करना है, टैक्स पे करना और उसका क्रेडिट भी लेना है बेटा। पर हम तो भूल ही गए, हम तो भूल गए कि साहब ये सप्लाई भी होता है क्या? 2 साल बाद याद आया, आफ्टर 2 years ये पता पड़ा कि भाई वो तो सप्लाई के स्कोप में आता है, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। ठीक है साहब, अब भले ही वो 2 साल बाद ऑन योर ओन अजर्टेनमेंट खुद से पता पड़ा या डिपार्टमेंट की किसी इंक्वायरी में पता पड़ा कि साहब आपको ये तो टैक्स बनता था, आपने पे नहीं किया। क्लियर? तो हमने क्या किया, 2 साल बाद, जैसे मान लो वो सर्विसेज आपने इंपोर्ट करी थी कब?
14 Feb 2024 को। अब आफ्टर 2 इयर्स, सपोज 20 फरवरी 2026 को आपको एहसास हुआ गलती का, आपने क्या किया सर, 20 फरवरी 2026 को आपने आरसीएम की लायबिलिटी पे कर दी, आपने आरसीएम की लायबिलिटी पे करी, फिर खुद नहीं, खुद पे इनवॉइस भी इशू किया अंडर आरसीएम। क्या किया बेटा आपने, खुद नहीं, खुद पे इनवॉइस भी इशू किया अंडर आरसीएम। कब इशू किया बेटा, ऑब्वियसली 20 फरवरी 2026 को। अब साहब टैक्स तो पे कर दिया, अब जब हम इस टैक्स का क्रेडिट लेने गए आईटीसी, तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि भाई साहब ये इनवॉइस कौन से फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। हमने बोला साहब 14 फेब 2024 को सर्विसेज ली थी, उसका इनवॉइस मैंने अब इशू किया है। तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है भाई साहब कि इसका क्रेडिट भी कब तक मिलेगा, 14 फेब 24 खत्म होने के बाद 30 नवंबर 2024 या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर 23-24 मतलब 30 नवंबर 2024 तक आप क्रेडिट ले सकते थे। अब वो तो टाइम निकल गया, मतलब अब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब हुआ क्या भाई साहब, बैंड भी बजा दी और क्रेडिट भी नहीं दिया बेटा, है ना। इसमें तो एसएससी बेचारा मर जाएगा ना यार। इसलिए डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इशू किया और बोला क्या, चिंता मत कर मंगल, और बोल दिया कि सर ऐसे केस में अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर किसी रेसिपिएंट ने खुद पे इनवॉइस जो इशू किया वो बाद में इशू किया, एग्जांपल के लिए 2 साल बाद इशू किया और टैक्स पे किया अलोंग विद द इंटरेस्ट, अब जब आईटीसी की बात आएगी तो रिलेवेंट डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस को क्या माना जाएगा, जिस दिन उसने इनवॉइस इशू किया है वो डेट माना जाएगा, या जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था दैट इज 14 फेब 24 वो माना जाएगा। तो सर्कुलर ने क्लैरिफाई करके बोला भाई साहब हमको देश के बिजनेसमैन को दुखी नहीं करना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कब होगा, जब बिजनेसमैन के साथ गलत नहीं होगा यार। तो बोल दिया क्या, चिंता मत कर, ऐसे केस में अगर आपने सर 2 साल बाद खुद पे इनवॉइस इशू किया, टैक्स पे किया, तो आप क्रेडिट भी ले सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। और ऐसे केस में सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 4 के लिए जो टाइम लिमिट कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट कब से होगी, 20 फरवरी 2026 से कैलकुलेट होगी। मतलब ये इनवॉइस जो आपने खुद पे इनवॉइस इशू किया है इसका क्रेडिट आप कब तक ले सकते हो, 30 नवंबर 2026 या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। आप इस डेट को भूल जाना कि इनवॉइस कब इश्यू होना चाहिए था, उस डेट को आप भूल जाना। क्लियर, आपने सर बाद में 2 साल बाद जब इनवॉइस इश्यू किया तो एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ टाइम लिमिट कैलकुलेशन अंडर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 4, और ऐसे केस में आईटीसी मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के कंक्लूजन क्या है साहब कि अगर रिवर्स चार्ज की कोई लायबिलिटी थी जो आप पे करना भूल गए, उसका खुद पे इनवॉइस इश्यू करना तो वो भूल गए बेटा। अब आपने 2 साल बाद खुद पे इनवॉइस इशू किया, रिवर्स चार्ज का टैक्स पे किया, तो सर आप उसका क्रेडिट भी उसी टाइम ले लेना, कोई मना नहीं करेगा। आपने भले 2 साल बाद टैक्स पे किया, 2 साल बाद खुद पे इनवॉइस इशू किया, तो भी आप क्रेडिट ले सकते हो। सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 4 का टाइम लिमिट जो कैलकुलेट करना है वो कब से कैलकुलेट करेंगे, जब आपने इनवॉइस एक्चुअली इशू किया वहां से आपका टाइम लिमिट काउंट किया जाएगा। इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए था वहां से डेट काउंट नहीं होगी। आई होप पूरी बात आपको समझ में आ गई। क्लियर, कुल मिला के बिजनेसमैन को फायदा दिया और बोल दिया क्या, तुम टैक्स पे करो और अगर आप एलिजिबल हो तो क्रेडिट भी ले लेना। हाँ ऑब्वियसली 2 साल बाद इसने टैक्स पे किया तो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे किया होगा, इंटरेस्ट का कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, और जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर, डन। सर आप चाहे तो एक बार इसका रीड भी कर सकते हैं बच्चों, पढ़ लीजिए बेटा। इट इज क्लैरिफाइड दैट in cases of services received from unregistered suppliers where tax has to be paid by the recipient under reverse charge mechanism and where invoice is to be issued by the recipient of supplies in accordance with section number 31 subsection 3 clause number F of CGST Act। सेक्शन नंबर क्लोज नंबर याद नहीं, कोई बात नहीं बेटा। मतलब रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस इशू करना है। द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी under the provisions of section number 16 subsection 4 of the CGST Act will be the financial year in which the invoice has been actually issued by the recipient। इनवॉइस कब इशू होना चाहिए था बेटा, 14 फेब 24 को, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसने एक्चुअली कब इशू किया, 20 फरवरी 2026, उसको कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टाइम लिमिट अंडर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4।
क्लियर, obviously subject to payment of tax on the said supply by the recipient and fulfillment of other conditions and restriction under section number 16 और 17। मतलब obviously ITC का अदर कंडीशन पूरा होगा तो ही क्रेडिट मिलेगा बेटा उसको, obviously टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को रिवर्स आएगा तो ही क्रेडिट मिलेगा बेटा, वो तो ठीक है सर। पर मेन बात क्या है, रिलेवेंट फाइनेंशियल कौन सा मानने का बेटा, जिस फाइनेंशियल में आपने इनवॉइस इशू किया खुद ने खुद पे बेटा, क्लियर। इन केस द रेसिपिएंट इश्यूज द इनवॉइस आफ्टर द टाइम लिमिट ऑफ after the time of supply for the said supply and pays the tax accordingly, he will be required to pay the interest also on such delayed payment of tax। 2 साल बाद पे किया 2 साल का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, क्लियर। फर्दर इन केस ऑफ सच डिलेड issued of invoice by the recipient, he may also be liable to a penal action under the provisions of section number 122 of the CGST Act। सेक्शन नंबर 122 आपके कोर्स में नहीं आता बेटा, हम फाइनल लेवल पे जाएंगे तब बात करेंगे बेटा। पर पॉइंट इज दैट कि इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करना पड़ेगा वो ठीक है सर, पर रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएगा, रेसिपिएंट को आईटीसी के लिए कोई मना नहीं करेगा। ओके, डन 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 डन, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, तो कुल मिला के रेसिपिएंट को आईटीसी के लिए मना नहीं किया जाएगा। रेसिपिएंट आईटीसी के लिए अगर एलिजिबल है तो आईटीसी ले सकता है। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट कब से काउंट करेंगे, जब उसने बाद में इनवॉइस इशू किया था वहां से काउंट करेंगे बेटा। कब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था उससे मतलब नहीं है बेटा। ओके डन, इसी के साथ सेक्शन नंबर 16(4) का ये सर्कुलर भी खत्म होता है। अब आओ बच्चों, अगला सर्कुलर बड़ा अच्छा पॉइंट। अच्छा सर, आपने कभी ऑप्टिकल फाइबर केबल देखी बेटा? आपने देखा होगा सर, अंडरग्राउंड बड़ी बड़ी केबल्स बिछाई जाती है बेटा, सो दैट लीज लाइन, सर्किट्स, इंटरनेट, कई सारी केबल्स के थ्रू सर जो सर्विसेज सप्लाई होती है उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स वगैरह सर बिछाई जाती है, सो दैट टेलीकॉम सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर पाए बेटा। इसके लिए एक सर्कुलर है, पढ़ना एक बार ध्यान से। क्लेरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईटीसी ऑन डक्ट्स एंड मेन होल्स यूज्ड इन नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स फॉर प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ क्लॉज नंबर सी एंड डी ऑफ द सेक्शन नंबर 17(5) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट बेटा। ब्लॉक क्रेडिट याद है, ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन नंबर 17(5) कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो भी गुड्स और सर्विस काम आया उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन आया क्या, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो डक्ट्स और मेन होल्स काम आते हैं क्या इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा और इसको क्रेडिट नहीं देंगे या क्रेडिट मिलना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, एक मिनट में आपको बताता हूँ गूगल पे कि क्या होता क्या करिए, देखो ध्यान से। ओके ओके, ये देखिए आप, ये देखो आपको सर, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, इसके डक्ट सर यहाँ पर जिसके अंदर केबल्स वगैरह बिल्कुल सुरक्षित रह पाए बेटा, डक्ट एंड मेन होल्स उसको बोलते हैं बेटा। वरना क्या हो, अगर केबल डायरेक्टली अगर आपने अंडरग्राउंड बिछा दी तो केबल कट जाएगी बेटा, तो उसके लिए डक्ट होता है, मेन होल्स होते हैं, सो दैट आप इजी वे में सर केबल्स को बिछा पाए और उसको डैमेज ना हो पाए बेटा। तो ये बड़ी बड़ी केबल्स वगैरह आपने देखी होगी बेटा। नाउ पॉइंट इज दैट ये जो मेन होल्स, ये जो आपको राउंड वगैरह दिख रहे हैं इसके अंदर बेटा, जिसके अंदर केबल जाती है एक्चुअली, सर क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है? आंसर इज नो। तो इसी को क्लेरिफाई करने के लिए डिपार्टमेंट ने सर्कुलर दिया और सर्कुलर देके बोला क्या, दीज डक्ट्स एंड मेन होल्स आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यूज्ड इन प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज। इनके बिना यार ये ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा ही नहीं पाएंगे, क्लियर, केबल कट जाएगी बच्चों। इसलिए इसका जो आउटर कवरिंग वगैरह जो होता है, क्लियर, डक्ट्स जो होते हैं, इसके जो मेन होल्स होते हैं, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क होता है। ये दीज आर नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, दीज आर नॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा। सर इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोलते बेटा, इसलिए सर दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इसको प्लांट एंड मशीनरी किसको में डालेंगे बेटा, क्योंकि एक तरह से मशीनरी होगी ना यार, प्लांट एंड मशीनरी होगी टू सप्लाई द टेलीकॉम सर्विसेज, और उसके लिए जो भी गुड्स काम आ रहा है उन सबका इसको आईटीसी मिलेगा। ये सर्कुलर का कंक्लूजन है बच्चा। ओके, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए बेटा इसको। डक्ट्स एंड मेनहोल्स आर बेसिक कंपोनेंट्स फॉर द ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क used in providing telecom services. The OFC network is generally laid with the use of PVC ducts or sheaths in which OFCs are housed. वो कवर जो देखा ना आपने बेटा, जिसके अंदर केबल्स को एक्चुअली रखा जाता है। End services or connectivity manholes which serve as nodes of the network and are necessary for not only laying of optical fiber cable but also their upkeep and maintenance, so that वो केबल जो है वो सुरक्षित रहे, उससे सर्विसेज कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड हो पाए और वो केबल बीच में कट नहीं हो जाए बेटा। इन व्यू ऑफ द एक्सप्लेनेशन इन सेक्शन नंबर 17, इट अपीयर्स दैट डक्ट्स एंड मेनहोल्स आर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ प्लांट और मशीनरी एज दे आर यूज्ड एज पार्ट ऑफ द ओएफसी नेटवर्क फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ
टेलीकॉम सिग्नल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसीलिए सर ये प्लांट और मशीनरी के स्कोप में आते हैं, इसलिए सर इसका क्रेडिट मिलेगा, ये कोई ब्लॉकेट में कवर नहीं होगा। मोरओवर ducts and manholes used in network of optical fiber cables have not been specifically excluded from the definition of plant or machinery। प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किसको किया है? लैंड और बिल्डिंग को किया है, पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमाइस को किया है, एंड टेलीकॉम टावर्स को एक्सक्लूड किया बेटा। क्लियर? इनको एक्सक्लूड नहीं किया है, ये प्लांट और मशीनरी के स्कोप में आते हैं। देयरफॉर सर, और ये कोई लैंड बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर नहीं है, टेलीकॉम टावर नहीं है, पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमाइस नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करके बोला कि भाई साहब ये जो डक्ट्स एंड मैनहोल्स है विच आर यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स विल बी एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इसको सर कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्यूल प्रॉपर्टी कवर नहीं करेंगे, इसको इम्यूल प्रॉपर्टी नहीं बोलते बेटा, और ऐसे केस में आईटीसी मिलता है। क्लियर? डन। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बच्चा। आओ बच्चों, सर अब यहां पर वारंटी रिप्लेसमेंट, सर इंस्टीट्यूट भी बहुत भारी है भाई, जिनके जनवरी में एग्जाम्स है उनके लिए सर्कुलर को एप्लीकेबल किया। अच्छा, सितंबर 24 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था ये सर्कुलर, जबकि पहले भी आया हुआ है। मई 24 एग्जाम्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं था, जबकि सर्कुलर पहले से आया हुआ है। ठीक है, जनवरी 25 में एप्लीकेबल है, पर मई 25 एग्जाम के लिए आपके स्टडी मेटेरियल से वापस हटा दिया इसको सर्कुलर को। पर यस, जनवरी वालों से पूछ लेंगे हम, क्यों? क्योंकि हमसे सप्लीमेंट्री इशू करते हुए गलती हो गई, उसमें सर्कुलर डाल दिया, तो हम तो बच्चों से पूछेंगे, लो साहब तो पढ़ो। सर ध्यान देना बेटा। पर हाँ सर, हमने 10 का क्रेडिट क्यों मिला, आपको आता है बच्चों, तो ये भी आप आराम से पढ़ लो कि गारंटी बेटा। सर आइए पढ़ते हैं बेटा। क्लेरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ जीएसटी लायबिलिटी and on availability of ITC in respect of warranty replacement of goods and its parts or repair services during the warranty period। पहले मैं आपके लिए थीम तैयार कर देता हूं बच्चा, उसके बाद बात करेंगे सर्कुलर को लेके। मालिक, सबसे पहली बात, मान लो आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा बेटा, जस्ट इमेजिन करिए बेटा, मैं मोबाइल कंपनी हूं साहब, आपने मोबाइल फोन परचेज किया है। अगर मान लो वो मोबाइल फ़ोन आपने परचेज किया, 2 महीने बाद ही थोड़ा बहुत उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लग गया, कुछ उसमें इश्यूज आ रहे बेटा, तो आपने क्या किया, उस मोबाइल के लिए क्या करेंगे, आप ऑथराइज सर्विस सेंटर जाएंगे। क्लियर? ऑथराइज सर्विस सेंटर पे गए, उसको मोबाइल चेक कराया, मोबाइल उसने देखा और आपने बोला ये वारंटी में कवर है, उसने भी चेक किया, उसने बोला ये भी वारंटी में कवर है सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब क्या होता है वारंटी टाइम में, मान लो उसका कैमरा खराब हो गया बेटा, आपने इतनी सेल्फी खींची बेटा, कैमरा ही मामला गड़बड़ हो गया बेटा उसका। अब वो कैमरा खराब हो गया बच्चों, वो वारंटी में कवर था, तो ऐसे केस में उसने बोला हम इस कैमरा को फ्री रिप्लेस कर देंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब वो सर्विस सेंटर वाला कैमरा कहाँ से लाएगा बेटा, वो कैमरा कहाँ से लाएगा, वो मैन्युफैक्चरर से बात करेगा, भाई साहब आपके मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट था, आप ये कैमरा इसको दीजिए। क्लियर? मैन्युफैक्चरर कैमरा यहाँ भेजेगा और वो आपके मोबाइल के अंदर रिप्लेस करके आपको मोबाइल दे दिया जाएगा बच्चा। तो क्वेश्चन आता है मेरा क्या, ये जो कैमरा है, सपोज सैमसंग का मोबाइल था बेटा, सैमसंग ने वो कैमरा परचेज किया था कैनन कंपनी से मान लो। अब कैनन ने जो बिल लिखा होगा सैमसंग कंपनी को फॉर कैमरा, उस पर जीएसटी चार्ज किया होगा बेटा। अब यहां पे आपने फ्री ऑफ कॉस्ट वो कैमरा अंडर वारंटी रिप्लेस कर दिया, कस्टमर से कोई पैसा नहीं लिया, तो क्या इसको ये बोलेंगे कि आपने फ्री में दे दिया, फ्री सैंपल है और उस पर आईटीसी रिवर्स करो? सर यहाँ पे पहली बात तो ये कुछ भी फ्री नहीं था, ये वारंटी में कवर था, और आपको पता है वारंटी चार्जेस ऑलरेडी आपने वैल्यू में इंक्लूड किए हुए होंगे। जब ओरिजिनली मोबाइल बेचा होगा तब कंपनी ने क्या किया होगा, वारंटी का जो कॉस्ट होता है ऑन एन एवरेज उनकी जो कॉस्टिंग आती है बेटा, वो ऑलरेडी वैल्यू में इंक्लूड की होती है और उस पर जीएसटी ऑलरेडी पे किया होता है। क्लियर? इसलिए ड्यूरिंग वारंटी पीरियड अगर उन्होंने कोई भी पार्ट कंपोनेंट वगैरह रिप्लेस किया है तो दैट इज नॉट रिप्लेस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर? इसलिए उसको फ्री सैंपल की तरह नहीं मानेंगे और उस कैमरा के परचेज में जो जीएसटी पे किया होगा मैन्युफैक्चरर ने, उसको आईटीसी मिलेगा, कोई आईटीसी रिवर्सल की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये तो मैंने एक ट्रांजेक्शन बताया, अब ऐसे सर 3-4 ट्रांजेक्शन और है, हम एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके समझेंगे बेटा। आइए बच्चों, इश्यू नंबर 1, अब इसके अंदर वारंटी भी आएगा, एक्सटेंडेड वारंटी भी आएगा, हम सारी बातें कर लेंगे बेटा। वेदर जीएसटी वुड बी पेएबल ऑन वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स और इट्स पार्ट्स और सप्लाई ऑफ रिपेयर सर्विसेज बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जो सैमसंग कंपनी उसने उसको बोलते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर है उसको बेटा, विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्रॉम कस्टमर एज ए पार्ट ऑफ वारंटी। सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, हमने कस्टमर से
जब वो वारंटी पीरियड में हमारे से मोबाइल का कैमरा रिप्लेस कराने आया, क्या हमने कस्टमर से कुछ चार्ज किया? आंसर इज नो। सर हमने कस्टमर से कुछ भी चार्ज नहीं किया वारंटी के लिए, तो क्या ऐसे केस में सर क्या उसको फ्री सर्विस पर जीएसटी पे करना है? आंसर इज नो, नो जीएसटी इज पेएबल इन दिस केस। तो सर पहली बात तो ये आपको पता है कि अगर वारंटी पीरियड में आपने फ्री सर्विसेज दी है, उसका मोबाइल रिपेयरिंग किया या कोई पार्ट्स रिप्लेस किया फ्री में, तो सर ऐसे केस में वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा और उस पर कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आप सर्विस सेंटर गए, उसने कैमरा रिप्लेस किया या उसने सर्विसिंग किया, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया, आपको कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। पढ़ लीजिए। द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड अलोंग विद द वारंटी by the manufacturer to the customer includes the likely cost of replacement of goods and or its parts or repairing services to be incurred during the warranty period। मतलब जब उसने ओरिजिनली मोबाइल बेचा होगा तब उसने ऑलरेडी दिमाग लगा दिया होगा कि ऑन एन एवरेज इतना मेरा वारंटी के टाइम पे कॉस्ट आता है, तो वो कॉस्टिंग उसने अपनी कॉस्ट में ऑलरेडी ऐड कर दी होगी, अपनी सेल प्राइस का पार्ट ऑलरेडी उसने बना दिया होगा, ऑन विच टैक्स वुड हैव ऑलरेडी बीन पेड, क्योंकि वो ओरिजिनल मोबाइल की वैल्यू का पार्ट बन गया होगा, अपोर्शन कॉस्ट at the time of original supply of goods। Therefore, no further GST is chargeable on such replacement of the goods and or its parts and or repairing services during the warranty period। तो during the warranty period आपको उस पर कोई अलग से टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर अगर मान लो वारंटी के टाइम पर आपने कुछ से एडिशनल चार्जेस ले लिए तो उन एडिशनल चार्ज पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब आप आए मोबाइल का रिपेयरिंग कराने के लिए, मैंने आपसे 500 रुपये चार्ज कर लिए, तो 500 रुपये पे जीएसटी लग जाएगा बेटा। कुछ भी चार्ज नहीं किया, कोई जीएसटी पे नहीं करना है। हाउएवर, इफ एनी एडिशनल कंसिडरेशन इज चार्ज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द कस्टमर either for the replacement of any part or for any service, then the GST will be payable on such supply with respect to such additional consideration, और आपको उस अमाउंट पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके, डन। आइए बच्चों, तो फर्स्ट इश्यू क्या था? क्या फ्री रिप्लेसमेंट करते हैं, फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या उस पर जीएसटी पे करना है? आंसर इज नो। पर अगर कुछ एडिशनल चार्ज लिया तो उस चार्जेस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। इश्यू नंबर 2, वेदर इन सच केसेस द मैन्युफैक्चरर इज रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ सच रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स। वो कैमरा जो उसने फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके दिया, क्या उसका आईटीसी उसको रिवर्स करना है? आंसर इज नो। कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई फ्री सप्लाई नहीं किया है। वो मोबाइल की कॉस्ट में ऑलरेडी उसने वारंटी कॉस्ट ऐड करी हुई है बच्चे। सर क्या मैन्युफैक्चरर इज रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ सच रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स और इट्स पार्ट्स और सप्लाई ऑफ रिपेयरिंग सर्विसेज एज पार्ट ऑफ वारंटी in respect of which no additional consideration is charged from the customer। जब आपने कस्टमर से कोई एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया तो क्या वो मोबाइल का जो कैमरा रिप्लेस किया था उसका आईटीसी रिवर्स करना है? आंसर इज नो। सर सैमसंग कंपनी ने मान लो कैनन कंपनी से कोई मोबाइल का कैमरा परचेज किया था और आपने रिपेयरिंग के टाइम पे वारंटी पीरियड में फ्री ऑफ कॉस्ट उस कैमरा को रिप्लेस भी कर दिया, तो भी आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्री नहीं है। आपकी उस वारंटी कॉस्ट को आपने ऑलरेडी वैल्यू ऑफ गुड्स में ऑलरेडी अपोर्शन करके ऐड किया हुआ है बेटा। पढ़ लीजिए। इन सच केसेस द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड अलोंग विद द वारंटी बाय द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर includes the likely cost of replacement of goods or its parts and or repairing services to be incurred during the warranty period। इसीलिए these supplies cannot be considered as exempt supplies। ये कोई exempt supply नहीं है बेटा। फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट किया है, it doesn't mean कि हमने कोई exempt supply किया है। and accordingly the manufacturer is not required to reverse the ITC in respect of the said replacement of goods or its parts or on repairing services provided। कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। वो कैनन का मोबाइल जब कैनन का जब कैमरा परचेस किया होगा उस पर जीएसटी पे किया, उसका आईटीसी मिलेगा। आइए बच्चों, इश्यू नंबर 3। इश्यू नंबर 3, हाँ जी, इश्यू नंबर 3, वेदर जीएसटी वुड बी पेएबल ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स और इट्स पार्ट्स एंड और रिपेयरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ डिस्ट्रीब्यूटर विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर एज पार्ट ऑफ वारंटी ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर। अब भाई ऐसा हो सकता है ना, आप मैन्युफैक्चरर के पास नहीं गए, आप कहाँ गए? शोरूम वाले के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए जिससे आपने मोबाइल लिया था बेटा, और उसको बोलते हो क्या साहब ये वारंटी में कवर है सर, इसमें कैमरा रिप्लेस करना पड़ेगा। अब ऐसे केस में डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको सर्विसेज दी, क्लियर, मैन्युफैक्चरर नहीं दी सर, पर उसने फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे आपको मोबाइल का कैमरा वगैरह रिप्लेस किया, सर्विसिंग किया।
क्या उसको जीएसटी पे करना है? नहीं, कोई जीएसटी नहीं पे करना, क्योंकि उसने कस्टमर से कोई कंसिडरेशन रिकवरी नहीं किया। पर अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने कस्टमर से कोई एडिशनल कंसिडरेशन लिया होता तो ऐसे केस में उस पर जीएसटी लग जाता है बेटा। सेम बात जो हमने ऊपर पढ़ी वही यहाँ पे बेटा, मतलब मैन्युफैक्चरर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे या डिस्ट्रीब्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे या ऑथोराइज सर्विस सेंटर वाला फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि कस्टमर से कोई भी चार्जेस नहीं लिए। अगर चार्जेस लिए होते, अगर एडिशनल कंसिडरेशन लिया होता तो उस पर जीएसटी लगता है बेटा। क्लियर? जो हमने ऊपर पढ़ा वही यहाँ पे बेटा, कोई कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई भी नहीं है, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। कंसिडरेशन लिया होता आपने कस्टमर से तो ऐसे केस में उस एडिशनल कंसिडरेशन के अमाउंट पे जीएसटी लगता। आइए बच्चों, इशू नंबर 4, इन दी अबाउ सिनेरियो, जब डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस कर रहा है रिपेयरिंग की या फ्री ऑफ कॉस्ट कैमरा रिप्लेस कर रहा है, जबकि मोबाइल बनाया किसने था? मैन्युफैक्चरर ने। मोबाइल का कैमरा रिप्लेस करने की जिम्मेदारी किसकी थी? मैन्युफैक्चरर की। और रिप्लेस किया किसने? डिस्ट्रीब्यूटर ने। तो डिस्ट्रीब्यूटर लाएगा कहां से वो कैमरा? वो मैन्युफैक्चरर से लेगा बेटा। तो या तो डिस्ट्रीब्यूटर बिल लिखेगा किसको? डिस्ट्रीब्यूटर बिल लिखेगा किसको? मैन्युफैक्चरर को, या मैन्युफैक्चरर उसको कैमरा भेजेगा बेटा। देखना ध्यान से। इशू नंबर 4, इन दी अबाउ सिनेरियो where the distributor provides replacement of goods or its parts to the customer as part of warranty on behalf of the manufacturer। ठीक है साहब, डिस्ट्रीब्यूटर ने वारंटी में सर्विसेज दी। whether any supply is involved between the distributor and the manufacturer and whether the distributor would be required to reverse ITC in respect of such replacement of goods or its part। सर क्या कोई सप्लाई इन्वॉल्व है बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर? सर देखना ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूटर जब फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट करता है मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे तो क्या करता है? मैन्युफैक्चरर को बिल लिखता है। कौन? डिस्ट्रीब्यूटर बेटा। तो वो अपने बिल पे जीएसटी लगाएगा और उसका क्रेडिट कौन ले लेगा? मैन्युफैक्चरर ले लेगा। ठीक है, इसमें भी 2-3 तरह के अरेंजमेंट होते हैं, पढ़ेंगे, हमको समझ में आएगा बेटा। देयर मे बी केसेस वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस द पार्ट्स टू द कस्टमर। देखो, आप डिस्ट्रीब्यूटर का दिमाग में रखने का क्या इमेजिन करिए, क्या शोरूम वाला जिसके अंदर सर्विस सेंटर भी था बेटा उसके पास, और उसने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मोबाइल का कैमरा रिप्लेस करके दे दिया, फ्री सर्विसिंग उसने कर दी अंडर वारंटी ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने बोला था क्या? अब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री मान लो क्या है? गुड़गांव है बेटा। आप हो कहा बेटा? मुंबई। अब आपको गुड़गांव तो जाओगे नहीं बेटा मोबाइल लेके कि सर्विस कर दो फ्री में। आप तो मुंबई में जो आपके आसपास का शोरूम होगा या आसपास सर्विस सेंटर होगा वहां जाएंगे बेटा। अब सर्विस सेंटर वाले ने मैन्युफैक्चरर से बात करी, ये वारंटी में कवर है, क्या करूं? उसने बोला सर्विस कर दे, जो पैसा लगे मेरे से ले लेना बेटा। अब इनके बीच का ट्रांजेक्शन देखिएगा बेटा। देयर मे बी केसेस वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस द पार्ट्स टू द कस्टमर्स अंडर वारंटी ईदर बाय यूजिंग हिज ओन स्टॉक, खुद के पास कैमरा था रिप्लेस कर दिया, और बाय परचेजिंग फ्रॉम अ थर्ड पार्टी से परचेज करके कैमरा रिप्लेस कर दिया ताकि आपको मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाना पड़े, मैन्युफैक्चरर उसको रीइंबर्स कर देगा कॉस्ट को, एंड चार्जेस द कंसिडरेशन फॉर द पार्ट्स सो रिप्लेस्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर बाय इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया? मैन्युफैक्चरर को बिल लिख दिया, क्योंकि आपको फ्री में रिप्लेस दे दिया कैमरा बेटा उसने। अब वो बिल लिखेगा किसको? मैन्युफैक्चरर को, फॉर द सेड सप्लाई मेड बाय हिम टू द मैन्युफैक्चरर। In such a case, GST would be payable by the distributor। बिल और डिस्ट्रीब्यूटर अपने बिल पे जीएसटी लगाएगा और उसका क्रेडिट रेसिपिएंट कौन है? मैन्युफैक्चरर, वो क्रेडिट ले लेगा बेटा, क्योंकि उसके बिजनेस का खर्चा है वारंटी कॉस्ट। एंड द मैन्युफैक्चरर वुड बी एंटाइटल्ड टू अवेल द आईटीसी ऑफ द सेम। इन सच केस नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय द डिस्ट्रीब्यूटर इज रिक्वायर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम। डिस्ट्रीब्यूटर को कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कैमरा परचेज किया, कैमरा एक तरह से उसने फ्री वारंटी में रिप्लेस करके दे दिया किसको? कस्टमर को, पर उसका बिल किसको लिखा? मैन्युफैक्चरर को। तो कुल मिला के उसके बिल पे जीएसटी लग रहा है, परचेज पे जीएसटी पे क्या आईटीसी मिल जाएगा। सेकंड, देयर में भी केसेस, देखो डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के बीच में अरेंजमेंट अलग अलग हो सकते हैं, वो सब यहाँ पे डिफाइन किए इन्होंने। देयर में भी केसेस वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर रेजेस द रिक्विजिशन टू द मैन्युफैक्चरर फॉर द पार्ट्स टू बी रिप्लेस्ड बाय हिम अंडर वारंटी। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर को एक एप्लीकेशन लिखेगा कि भाई साहब मैंने आपके बिहाफ पर 6 कैमरा रिप्लेस किए इन लोगों के, आप मुझे भेज दो। एंड द मैन्युफैक्चरर देन प्रोवाइड द सेड पार्ट्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ सच रिप्लेसमेंट टू द कस्टमर एज पार्ट ऑफ वारंटी बेटा। वो 6 कैमरा यहाँ भेज देगा बेटा। इन सच केस वेयर द मैन्युफैक्चरर इज प्रोवाइडिंग सच पार्ट्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर रिप्लेसमेंट टू द कस्टमर ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड विदाउट सेपरेटली चार्जिंग एनी कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ सच रिप्लेसमेंट, नो जीएसटी विल बी
पेबल ऑन सच रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स और इट्स पार्ट्स बाय द मैन्युफैक्चरर। बेटा मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, 6 कैमरा उसके यहाँ भेज दिए, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे फ्री रिप्लेसमेंट कर देना कस्टमर के। तो ऐसे केस में कोई कंसिडरेशन नहीं लिया, कोई जीएसटी भी पे करने की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरर को आईटीसी भी रिवर्स नहीं करना, क्योंकि उसने फ्री में लोगों को नहीं बांटा है, वो तो जो वारंटी में कवर था उन्हीं को फ्री में देगा डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे। Further, no reversal of ITC is required to be made by the manufacturer in respect of the goods or parts so replaced by the distributor under warranty। बेटा क्लियर, डन। मैन्युफैक्चरर को आईटीसी रिवर्स भी नहीं करना है और कोई जीएसटी पे करने की जरूरत भी नहीं है। बेटा आइए, देयर मे बी केसेस वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस द पार्ट्स टू द कस्टमर। कैमरा हमने रिप्लेस कर दिया अंडर वारंटी आउट ऑफ द सप्लाई ऑलरेडी रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। भाई मैन्युफैक्चरर के यहाँ से ऑलरेडी हमारे पास एडवांस में कैमरा आए हुए पड़े थे, हमने आपके मोबाइल के अंदर वो कैमरा रिप्लेस कर दिया। एंड द मैन्युफैक्चरर इश्यूज अ क्रेडिट नोट इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स और पार्ट्स सो रिप्लेस्ड। सर मैन्युफैक्चरर ने क्या किया था बेटा, आपको जब ओरिजिनली कैमरा बेचा था मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर को, अच्छा कैमरा की जगह आप एग्जांपल चाहे तो ये भी ले सकते हो, मोबाइल ही खराब हो गया साहब, अब मोबाइल ही रिप्लेस कर दिया। तो सर मैन्युफैक्चरर ने जब मोबाइल बेचा होगा डिस्ट्रीब्यूटर को तब जीएसटी लगाया होगा बेटा बिल पे। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास कस्टमर आया और कस्टमर को इसने फ्री में रिप्लेस करके दे दिया। मैन्युफैक्चरर बोला था ठीक है मैंने जो तेरे को कैमरा भेजा हुआ है ऑलरेडी या मोबाइल जो भेजा हुआ है उसके हिसाब में अपन देख लेंगे। तो सर ऐसे केस में क्या होगा, जब मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को ऑलरेडी माल बेचा था तब बिल पे जीएसटी लगाया था बेटा। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने वो गुड्स एक तरह से वापस इसको दे दी ना यार, मैन्युफैक्चरर वापस दे दी, मतलब कस्टमर को फ्री में रिप्लेस कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर, मतलब एक तरह से मैन्युफैक्चरर को रिटर्न कर दिया गुड्स। तो सर इसलिए मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, क्रेडिट नोट इश्यू करेगा किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। इन सच केस द मैन्युफैक्चरर इश्यूज अ क्रेडिट नोट इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स और इट्स पार्ट्स सो रिप्लेस्ड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 34 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। मतलब क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट निकलना ही जाए बेटा। सर क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट कितना है, 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। क्लियर, डन। वापस सुनना बच्चा ध्यान से। तो अगर मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी वो गुड्स बेचे हुए थे किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, तब टैक्स इनवॉइस इशू किया होगा मैन्युफैक्चरर ने, उसका क्रेडिट ले लिया होगा डिस्ट्रीब्यूटर ने। अब कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, मैन्युफैक्चरर ने बोला क्या, हाँ जी हाँ इसको कैमरा फ्री में दे दो या इसको ये मोबाइल फ्री में वारंटी में रिप्लेस करके दे दो, ठीक है। तो ऐसे केस में डिस्ट्रीब्यूटर ने वो दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, मोबाइल कस्टमर को दे दिया या कैमरा रिप्लेस करके दे दिया। तो ऐसे केस में मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उतने अमाउंट का क्रेडिट नोट इश्यू करेगा किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। सर जब ओरिजिनली बेचा था तब टैक्स इनवॉइस इशू किया, उतने अमाउंट का क्रेडिट नोट इश्यू कर देगा किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। कौन, मैन्युफैक्चरर। उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, इधर रेसिपिएंट को अपना आईटीसी भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर, कंडीशन क्या बेटा, डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना आईटीसी रिवर्स किया होना चाहिए। क्लियर, जितना उसने पार्ट्स और कंपोनेंट्स रिप्लेस किया है उतने का प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स करेगा, क्योंकि उतना क्रेडिट नोट की वजह से मैन्युफैक्चरर का लायबिलिटी भी कम हो गया होगा बेटा। ओके डन। सेम वे लास्ट, देयर मे बी केसेस वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस द पार्ट्स और गुड्स और इट्स पार्ट्स टू द कस्टमर अंडर वारंटी बाय यूजिंग हिज ओन स्टॉक and then raises a requisition to the manufacturer for the goods or the parts. The manufacturer then provides the said goods or parts to the distributor through a delivery चालान। ये भी तो हो सकता है बच्चों कि क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास खुद के पास स्टॉक पड़ा था तो उसने खुद से ही डिस्ट्रीब्यूटर ने सर्विस प्रोवाइड कर दी किसको, कस्टमर को, और वो कैमरा रिप्लेस कर दिया या मोबाइल रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को फोन करता है, भाई साहब तुम्हारे बिहाफ में मैंने कस्टमर को फ्री रिप्लेसमेंट दे दिया है, तुम मेरे को गुड्स भेज दो। तो वो क्या करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी फैक्ट्री से गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर के भेज देगा अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चालान। अब ऐसे केस में डिलीवरी चालान के बेस पे कोई टैक्स लगता भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर को कोई क्रेडिट रिवर्स भी नहीं करना बेटा। क्लियर। और एट द सेम टाइम सर मैन्युफैक्चरर ने जब परचेज किया होगा उन गुड्स को, सिंस उसने फ्री ऑफ कॉस्ट भले ही वारंटी में रिप्लेस किया है पर आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि सर वो अल्टीमेटली वारंटी कॉस्ट जो होती है वो वैल्यू ऑफ गुड्स का पार्ट बनती है। पर डिस्ट्रीब्यूटर के एंगल से बात करो, डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को वो गुड्स दी है। क्लियर। तो सर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, देयर मे बी केसेस वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस द गुड्स और पार्ट्स टू द कस्टमर अंडर वारंटी बाय यूजिंग हिज ओन स्टॉक एंड देन रेजेस अ रिक्विजिशन टू द मैन्युफैक्चरर फॉर द गुड्स और द पार्ट्स। तो ऐसे केस में द मैन्युफैक्चरर देन प्रोवाइड्स सेड गुड्स और पार्ट्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू अ डिलीवरी चालान विदाउट
सेपरेटली चार्जिंग एनी कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ सच रेप्लेनिशमेंट। बेटा उसने कोई चार्ज नहीं लिया और डिस्ट्रीब्यूटर को वो माल बेच दिया। इन सच केस नो जीएसटी इज पेबल ऑन सच रेप्लेनिशमेंट ऑफ द गुड्स और पार्ट्स, क्योंकि उसने कुछ भी चार्जेस नहीं लिए। क्लियर, पर वारंटी में वारंटी कॉस्ट उसकी वैल्यू ऑफ गुड्स का ऑलरेडी पार्ट बना था, इसलिए सप्लायर को मैन्युफैक्चरर को कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। फर्दर नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द मैन्युफैक्चरर इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स और इट्स पार्ट्स सो रेप्लेनिश्ड टू द डिस्ट्रीब्यूटर। तो सर मैन्युफैक्चरर को आईटीसी भी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ क्या? डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऑलरेडी मोबाइल था या कैमरा था, उसने रिप्लेस कर दिया, मैन्युफैक्चरर को फोन किया और उसने फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी चालन के थ्रू ये गुड्स यहाँ भेज दिया। काम खत्म बेटा, कोई सप्लाई नहीं हुआ, कोई टैक्स पे नहीं करना, कोई क्रेडिट भी रिवर्स करने की जरूरत नहीं। आइए बेटा इशू नंबर 5, वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड्स रिपेयरिंग सर्विसेज in addition to replacement of the goods or its parts or otherwise to the customer without any consideration as part of warranty on behalf of manufacturer। साहब डिस्ट्रीब्यूटर ने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे दी किसको? कस्टमर को, बट ही चार्जेस द मैन्युफैक्चरर फॉर सच रिपेयरिंग सर्विसेज either by way of issue of a tax invoice or a debit note, whether GST would be payable on the activity of the distributor। yes, डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया? कस्टमर से पैसा नहीं लिया, मैन्युफैक्चरर से पैसा लिया, तो रिपेयरिंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर टू मैन्युफैक्चरर और उस कंसिडरेशन में जीएसटी लगेगा। क्लियर, टैक्स इनवॉइस इशू करेगा कौन? डिस्ट्रीब्यूटर। किसको? मैन्युफैक्चरर को। डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटी पे करेगा और रेसिपिएंट कौन है इसमें? मैन्युफैक्चरर, उसको आईटीसी मिल जाएगा। डन। आइए इशू नंबर 6 लास्ट है बेटा, ध्यान से कीप पेशेंस, बड़ा सर्कुलर है बेटा, टाइम लगता है बच्चों, ठीक है सर। समटाइम्स कंपनीज प्रोवाइड ऑफर ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी टू द कस्टमर्स। होता ना, कार खरीदने गए, 3 साल की वारंटी है, अगर आप 25,000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो 2 साल की वारंटी एक्सटेंड कर देंगे आपकी हम। समटाइम्स कंपनीज प्रोवाइड ऑफर्स ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी टू द कस्टमर्स विच कैन बी अवेल्ड एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई। या तो जब कार खरीद रहे हो तभी एक्सटेंडेड वारंटी ले लो बेटा, या फिर जस्ट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द एक्सटेंडेड वारंटी पीरियड, जब आपका 3 साल का वारंटी पीरियड एक्सपायर हो रहा होगा उससे जस्ट पहले भी आप चाहो तो 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। वेदर जीएसटी वुड बी पेबल इन बोथ द केसेस। सर क्या जीएसटी पेबल होगा? फर्स्ट केस, 2 केस है बेटा इसमें। क्या आपने एक्सटेंडेड वारंटी एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ही ले ली थी? पहले उसकी बात करते हैं। इफ द कस्टमर एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी विद द सप्लायर ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई इटसेल्फ, जब मशीन मैंने बेची थी बेटा उसी टाइम आपने एक्सटेंडेड वारंटी ले ली थी बेटा, देन द कंसिडरेशन फॉर सच एक्सटेंडेड वारंटी 25,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा लिए थे बेटा, बिकम्स पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई। आपने एक्सटेंडेड वारंटी के पैसे मशीन बेचते वक्त ही ले लिया तो ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। और इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स, जो मशीन बेची है बेटा, और मशीन की रेट जो होगी रेट ऑफ टैक्स, उसी रेट ऑफ टैक्स से पूरे वैल्यू इंक्लूडिंग दिस एडिशनल एक्सटेंडेड वारंटी चार्जेस, सर उस पर जीएसटी लगेगा उस मशीन की रेट ऑफ टैक्स, मशीन की रेट से बेटा। क्लियर? हाउएवर इफ द सप्लाई ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी इज मेड बाय ए पर्सन डिफरेंट फ्रॉम द सप्लायर ऑफ गुड्स, बेटा एक्सटेंडेड वारंटी को थर्ड पर्सन दे रहा है, सप्लायर नहीं दे रहा है, जो मशीन बेच रहा है वो बेच रहा है कल मशीन। एक्सटेंडेड वारंटी लेनी तो थर्ड पर्सन से लो, तो वो तो एक्सटेंडेड वारंटी अगर आपने ली है तो ऐसे केस में थर्ड पर्सन इज चार्जिंग मियरली वारंटी चार्जेस टू यू, तो ऐसे केस में वो नॉर्मल सप्लाई ऑफ सर्विस है उस पर उसकी जो रेट ऑफ टैक्स होगा, सर्विस पे रेट ऑफ टैक्स जो लगता है वो लग जाएगा बेटा, क्योंकि इसमें सप्लायर ने मशीन के साथ में वारंटी नहीं दी बेटा, एक्सटेंडेड वारंटी की बात कर रहा हूं। देन द सप्लाई ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट सप्लाई फ्रॉम द ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड विल बी टैक्सेबल एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है साहब। एंड सेकेंड, इन केसेज where the consumer enters into an agreement of extended warranty at any time after the original supply, मशीन खरीद ली, अब आप 6 महीने बाद आके बोलते हो क्या मेरे को एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए, 10,000 रुपये दो या 25,000 रुपये दो एक्सटेंडेड वारंटी लो, तो सर जो 25,000 रुपये दिए वो किसके लिए दिए बेटा? वो केवल वारंटी के लिए दिए, मशीन तो ऑलरेडी बेच चुके हो बेटा, तो ये प्योरली सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, इट्स प्योरली सेपरेट चार्ज, सेपरेट सप्लाई, और इस पर सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हुए जीएसटी लग जाएगा। क्लियर? डन। और रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा? वारंटी सर्विस का जो रेट ऑफ टैक्स होता है वही लगेगा इस केस में, इस पे मशीन का रेट नहीं लगेगा क्योंकि मशीन तो ऑलरेडी बेच चुके हो, उसके बाद वारंटी का आपने ऑप्शन लिया। क्लियर? डन। आइए बच्चों, ये बड़ा सर्कुलर भी खत्म होता है। अब सर देखो आपके लिए बीच में एक डायलॉग भी आया बेटा, सीए स्टडी कोर्स इन इंडिया इज नॉट द टफेस्ट स्टडी कोर्स, इट्स मेड फॉर देम हु आर द टफेस्ट, द डिटरमाइंड, एंड वी नो दैट यू आर वन ऑफ देम एंड यस यू विल ब्रेक इट। माहौल जबरदस्त शानदार बनेगा अगर आपने अपने आप पे विश्वास रखा, क्योंकि लिखा है ऊपर क्या, बिलीव इन योरसेल्फ एवरीथिंग इज पॉसिबल।
ओके ये सर्कुलर बड़ा था बेटा, पर आई होप समझ में आया बच्चा, अलग अलग ट्रांजेक्शन आपको अच्छे से क्लेरिफाई हुए। ओके इसको अच्छे से एक बार और रिवाइज करना बेटा। आइए बच्चों, प्लेस और सप्लाई ऑफ गुड्स को लेके एक सर्कुलर आया बेटा। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूं बच्चों, अगर कस्टमर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, एक सर्कुलर है, अगेन अमेंडमेंट नहीं है बेटा, अगर कस्टमर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है? तो हमने पढ़ा था इसमें सेक्शन नंबर 10 सर सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर सी ए क्या बोलता है बेटा, अगर कस्टमर का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है, भले उसका स्टेट का नाम ही लिखा हुआ हमारे पास, तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर कस्टमर का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, ऐसा हमने पढ़ा था बेटा। ओके अब क्वेश्चन क्या आता है, मान लो आपने amazon.in से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोई गुड्स खरीदा, अब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, अब आपने जो गुड्स खरीदा था मोबाइल फोन बेटा, अब ये मोबाइल फोन आपने गिफ्ट किया किसको बेटा, अपनी गर्लफ्रेंड को जो किसी और स्टेट में रहती है बेटा, क्लियर, 2 स्टेट्स। अब सर आप कहो बेटा महाराष्ट्र में, गर्लफ्रेंड का बेटा तमिलनाडु बेटा, क्लियर। अब आपने मोबाइल फोन खरीदा अमेजोन के थ्रू बेटा, क्लियर। अब अमेजोन से आपने मोबाइल फोन जो परचेज किया उसमें बिलिंग एड्रेस तो आप गर्लफ्रेंड को बोलोगे पेमेंट कर देना, मोबाइल आ रहा है तेरे पास पेमेंट तू कर देना, अरे भाई नाराज हो जाएगी, सर पता पड़ा इफ यू कांट चेंज द गर्ल देन चेंज द गर्ल, पता पड़ा उसने बॉय चेंज कर दिया बेटा। अब सर ऐसे केस में क्या हुआ कि amazon.in पर आपने जब ऑर्डर प्लेस किया वहां पे कस्टमर तो आप खुद हो बेटा, क्लियर, आप हो महाराष्ट्र के, पर डिलीवरी कहाँ कराया गुड्स का आपने, तमिलनाडु में बेटा। तो क्वेश्चन आया क्या, अब इसमें बिलिंग एड्रेस है महाराष्ट्र का, शिपिंग एड्रेस है कहाँ का, तमिलनाडु का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाए, क्योंकि कस्टमर अनरजिस्टर्ड होता है। तो सेक्शन नंबर 10(1)(c)(a) बोलता है क्या कि अगर कस्टमर का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सर कस्टमर का हमारे पास 2 लोकेशन है, एक तो बिलिंग एड्रेस भी, एक शिपिंग एड्रेस भी है, क्या करेंगे, डिपार्टमेंट ने सर्कुलर देके क्लेरिफाई किया, चिंता मत कर मंगल, जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स। अब ऐसे केस में अल्टीमेटली गुड्स का डेस्टिनी क्या है बेटा, तमिलनाडु, क्लियर सर। तो आपने जो डिलीवरी एड्रेस इसमें लिखा है वेयर दी डिलीवरी एड्रेस इज लोकेटेड, वो मानेंगे कि रेसिपिएंट का लोकेशन है और वो जिस स्टेट में है तमिलनाडु में है, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और सर उस अकॉर्डिंग जीएसटी लगेगा, क्लियर डन। ये सर्कुलर खत्म हो गया बेटा, इतना ही था बेटा, वापस से बोल देता बच्चा मैं, आई होप ये एग्जांपल समझ में आया जल्दी आपको बेटा। मालिक आपने अगर किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोई गुड्स परचेज किया है जहां पर बिलिंग एड्रेस किसी और स्टेट का है कस्टमर का, और शिपिंग एड्रेस किसी और स्टेट का है कस्टमर का बेटा, हाँ कस्टमर अनरजिस्टर्ड तो ही बात कर रहा हूं मैं आपसे बेटा, कस्टमर रजिस्टर्ड होता तो मैं बात ही नहीं करता, कस्टमर अगर रजिस्टर्ड है तो सर उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है हमारे लिए, क्लियर। पर कस्टमर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केस में कस्टमर का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अगर आपके पास होता है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, जहां गुड्स आपने डिलीवर कराया दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्लियर डन, समझे मेरी बात, ओके क्लियर डन, पढ़ लीजिए सर क्लियरिफिकेशन। इन सच केसेस आप चाहे तो पूरा पढ़ना चाहे पूरा पढ़ लीजिए बेटा, ये एग्जांपल जरूर लिख देना बेटा, आइए पूरा पढ़ लो बेटा। इश्यू क्या था बेटा इसमें, मिस्टर ए एन अनरजिस्टर्ड पर्सन located in X state places an order on an e-commerce platform for supply of a mobile phone which is to be delivered at the girlfriend address which is located in Y state. Mr. A, while placing an order on the e-commerce platform, provides the billing address of the location X state जहाँ पे वो खुद located था बेटा. In such scenario, what would be the place of supply of the said supply of mobile phone, whether the state pertaining to billing address और द स्टेट पर्टेनिंग टू डिलीवरी एड्रेस। तो सर यहाँ पे सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया क्या, वेयर द डिलीवरी एड्रेस इज लोकेटेड, पढ़ो, इन सच केसेस द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि कस्टमर कौन है, अनरजिस्टर्ड, इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 10(1)(c)(a) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट shall be the address of the delivery of the goods recorded on the invoice, that is state number Y in the present case where delivery address is located. Also in such cases involving supply of goods to an unregistered person where billing address and delivery address are different, the supplier may record delivery address as the address of the recipient on the invoice
फॉर द पर्पज ऑफ डेस्टिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सेट सप्लाई बेटा। सर तो ऐसे केस में सप्लायर बिल पे जब कस्टमर का नाम लिखेगा साथ में एड्रेस लिखेगा, एड्रेस डायरेक्ट गर्लफ्रेंड की स्टेट का एड्रेस लिख दे जहां आपने गुड्स को क्या कराया है, डिलीवर कराया है, उसी को एड्रेस ऑफ द रेसिडेंट मान लिया जाएगा बच्चा। क्लियर? तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां गुड्स डिलीवर हुआ है बेटा। ओके, जब कस्टमर अनरजिस्टर्ड बेटा। भारत माता की जय। ये सर्कुलर भी खत्म होता है अब। एंड दिस वाज अ गुड सर्कुलर एग्जामिनेशन के लिए। मुझे लगता है कि दिस विल बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्पज। ओके, मार्क इट। जनवरी 25 एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। आइए बच्चों। अच्छा सर, खास बात, सारे सर्कुलर खत्म हो गए बच्चा। सर एक लास्ट पॉइंट और बोल देता मैं। सर मैंने ऑलरेडी जिनकी भी एग्जाम्स नवंबर 24 में थे, क्लियर, उनके लिए मैंने ये अमेंडमेंट पढ़ा रखा था बेटा। पर जस्ट अगर मान लो आपने मई 24 में एग्जाम था और आपने ये अमेंडमेंट नहीं देखा था, देख लीजिए बेटा। सर ये वाला, अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया और सर ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर ये पाया गया कि ये पर्सन गड़बड़ है साहब, तो ऐसे केस में इफ एनी पर्सन इज आइडेंटिफाइड ऑन द कॉमन पोर्टल कि मामला गड़बड़ है इसका, तो ऐसे पर्सन को डिपार्टमेंट अपने ऑफिस बुलाएगा, जिसको बोलते हैं क्या, फैसिलिटेशन सेंटर। फिजिकली उसको बुलाएगा, याद आया बेटा, बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन होगा, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद ही उसकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन को प्रोसीड किया जाएगा। दिस प्रोसीजर वाज एप्लीकेबल, ये जो एडिशनल प्रोसीजर मैंने बताया है बेटा, दिस वाज एप्लीकेबल ओनली इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड पुडुचेरी एंड नाउ इट इज आल्सो मेड अवेलेबल इन आंध्र प्रदेश ऑल्सो। मतलब धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सबसे पहले गुजरात में एप्लीकेबल किया इसको, फिर पुडुचेरी में किया और अभी इसको आंध्र प्रदेश में भी एप्लीकेबल कर दिया। और आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं सर, जिनके मई 25 एग्जाम्स है उसके बाद होंगे बेटा, पूरे इंडिया में अब इसको अप्लाई कर दिया सेम प्रोसीजर को बेटा, कि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि जो पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है वो गड़बड़ है, सर उसने कुछ पुराने कांड किए हुए हैं कि ये रिस्की पर्सन है, इसको रजिस्ट्रेशन देने से पहले एक बार फिजिकली बुला लो, तो सर ऐसे केस में वो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसीड होगी। जो लोग आइडेंटिफाई होते हैं इस तरह से ऑन कॉमन पोर्टल। नाउ दिस इज मेड एप्लीकेबल फॉर गुजरात, पुडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश। ओके, ये जनवरी 25 एग्जाम के लिए आप ध्यान रखिएगा बेटा। ये एक अमेंडमेंट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका था पहले बेटा, पर हाँ मैंने सोचा ये भी पढ़ा देता हूँ बेटा, कोई खास बात नहीं थी बेटा। इसी के साथ भारत माता की जय। और ये सारे पॉइंट खत्म होते हैं। अब देखा जाए तो अमेंडमेंट कुछ भी नहीं था, मियर सर्कुलर्स थे जो एडिशनली आपके कोर्स के लिए एप्लीकेबल, आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हुए थे। आई होप समझ में आया बच्चों। स्टे कॉन्फिडेंट, मस्त होके पढ़े। मैंने जो इसके अंदर एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया सर्कुलर्स वगैरह, क्लियर, उसको एक बार वापस से रिवाइज करें, अपने इन पे शांति से सोच के रिवाइज करें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मोर देन सर मतलब 1 आवर तो बहुत सफिशिएंट है यार, हमने पढ़ भी लिया बेटा, हो जाएगा आपका काम। और यस, ये अमेंडमेंट नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा बेटा। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट जितने भी बच्चे जनवरी में एग्जाम दे रहे हैं, मान के चलिएगा इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो बनना ही बनना है एज इट इज बेटा। सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी इसका फायदा मिल पाए एंड वो सब भी एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा स्कोर कर पाए। क्लियर, जिनकी भी एग्जाम जनवरी 25 में, ये वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। एंड आई होप ये फास्ट ट्रैक बैच जो पूरा मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है आपके लिए, अलॉन्ग विद द क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए हर चैप्टर के लिए अपलोड किए हैं, आई होप ये यूजफुल रह रहे हैं बेटा आपके लिए। एंड सर आपके एंड में माहौल बन रहा है। ऑल द बेस्ट, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड सर लगा दो अपनी पूरी ताकत, क्योंकि अपना टाइम आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऑल द बेस्ट गाइज।